पीछे हम लोग समतल तल से प्रकाश के परावर्तन के विषय में समीक्षा कर किए थे आपका। तो प्रकाश की क्या देखे आपकी, प्रकाश किरण जब किसी तल से एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है और पुनः आपको वहां से टकरा करके अपने माध्यम में ही लौट जाती है, तो ये घटना ही क्या हो कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अपने माध्यम में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपको तीव्रता केवल बदल जाती है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक चीज और समझिएगा कि जो प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान का जो गमन का सामान्य पथ माना जाता है वो पथ आपको सरलरेखीय होता है, यानी प्रकाश का एक बिंदु से दूसरी बिंदु तो गमन पथ को ही किरण कहते हैं। और समांतर से जो सामान्य स्थिति में ये माना गया है कि ये किरणें जो होती है आपको एक सरलरेखीय पथ पर आपको गमन करती है। इसी का उदाहरण है कि आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना व्यवहारिक जीवन में सरलरेखीय गमन का ही आपका उदाहरण है आपका। और दूसरी विशेषता है कि ये किरणें प्रकाश जो होता है बिना माध्यम के ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आपको संचरित होती है। तो इसके विषय में हम लोग पीछे चर्चा किए थे। अब देखिए अभी तो आपने पढ़ा है कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में संचरण करती है, लेकिन अब बात हर जगह है। होता क्या है कि समांतर से प्रकाश किरणें सीधी रेखा में संचरण करती है, परंतु कहीं आपको सूक्ष्म जब किसी कणिका से टकराती है तो टकरा करके आपको वहां से सीधी रेखा गमन से ये विचलित भी होती है, वहां से वो मुड़ती है। या सूक्ष्म छिद्र से जब ये पास करती है तो समांतर जब सरल रेखा में गमन होगा तो एक रेखा में इसका पर्दे पर मिलना चाहिए, लेकिन ये देखा जाता है कि यहाँ से मुड़ करके भी ये पर्दे पर एक विस्तृत क्षेत्र में आपतित होती है। इसके मतलब वो मुड़ रही है, यानी प्रकाश की जब सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है या अत्यंत आपको अपारदर्शी छोटी वस्तु से आपको किनारे टकराता है तो किनारे पर मुड़ने की घटना भी आपको एहसास होती है। और उसी किनारे पर टकराने पर जो मुड़ने की घटना होती है इसी को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिफ्रैक्शन कहा जाता है, उसको विवर्तन कहा जाता है। तो विवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरणें सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है तो सरल रेखा से वो विचलित होता है, यानी पथ से अपना मुड़ता है, या सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से टकराने पर भी वो सरलरेखीय गमन से वो विचलित होता है, वो मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसी घटना को विवर्तन कहते हैं। इसी विवर्तन के कारण से ही चेहरे का आपको स्पष्ट चित्र में स्पष्ट आपको ना आपका स्पष्ट चित्र प्राप्त नहीं होता है क्योंकि किरणें वहाँ मुड़ जाती है। उसी प्रकार ब्लेड की धार का जो धार जो होता है जितना तीक्ष्ण होता है उतनी चित्र में आपको दिखाई नहीं देता है। और वृक्ष के अंदर आपको प्रकाश का आना ये विवर्तन की ही घटना होती है। तो ये सब आपको व्यवहारिक जीवन में है, जिसके विषय में आगे चल करके उच्च कक्षाओं में आपका जब 12th में जाएंगे तो विधिवत इसका अध्ययन आप करेंगे विवर्तन के विषय में। अब प्रकाश के परावर्तन का ही जैसे समतल दर्पण के विषय गया देखा गया, वैसे आपका अगर प्रकाश की किरणें ऐसे जब समतल दर्पण में क्या देखे कि जब आपको प्रकाश किरणें ऐसे तल पर टकरा रही है कि जो परावर्तक तल है अगर समतल है तो उसको समतल दर्पण कहा जाता है। और यदि परावर्तक तल समतल न होकर के आप वक्राकार है तो वक्राकार वो पृष्ठ होगा, तो उसी वक्राकार पृष्ठ में यदि परावर्तक तल आपको गोलाकार होता है तो उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है? तो दर्पण आपको वह पालिशदार चिकना तल होता है जो अधिकांश भाग प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मैं पीछे डिस्कस भी किया था कि खुरदरा तल प्रकाश को जब टकराता है तो फैलाता है तो इधर उधर बिखर जाती है, लेकिन जो चिकना और पालिशदार तल होगा वो प्रकाश का परावर्तन करेगा, तो उसमें नियमों का पालन होता है, ठीक ना। तो उसी को परावर्तन कहते सामान्य भाषा में। इस प्रकार अगर
परावर्तक तल अगर गोलीय है तो उस स्थिति में उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यह गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अब ये अवतल दर्पण क्या है, आपको आपका कनकैव मिरर कहा जाता है, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दी जाती है और धंसा हुआ तल जो होता है अगर प्रकाश का परावर्तन कर रहा है तो ये क्या होगा, आपका यह अवतल दर्पण होगा। और अगर धंसे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए और उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तन करेगा तो ये क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। तो ये दर्पण आपको दो प्रकार के हुए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग पर पालिश होती है और धंसा हुआ तल प्रकाश का परावर्तन करता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, धंसे हुए तल पर पालिश होती है और उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तन करता है। इस प्रकार आपको गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए। साधारणतः जो गोलीय दर्पण होते हैं किसी खोखले गोले का ही हिस्सा समझिए, उसी के हिस्से को काट दिया गया है ना, तो उसकी खोखले गोले का हिस्सा है, उसके एक भाग पर या तो उभरे भाग पर पालिश कर दिया गया तो क्या हुआ, आपका अवतल दर्पण हो गया, या धंसे हुए भाग पर पालिश कर दिया गया तो क्या हुआ, आपका वो उत्तल दर्पण वहां काट करके। तो ऐसे करके दर्पण बनाए जाते हैं, ये ऐसा समझा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको जब दर्पण किसी गोले का ही भाग है तो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को आपको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यह कहा जाए कि दर्पण के जो वक्र आपको पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र होता है उस केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। या ये कहिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ये उस गोले के केंद्र को ही क्या कह सकते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इस ऐसे कह सकते हैं, या दर्पण की जो वक्र पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र क्या है, क्लियर हुआ। और वक्रता केंद्र से दर्पण की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हुई आपको, तो वक्रता केंद्र से और दर्पण की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दो चीज आप समझे कि वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। अब देखिए दर्पण का जो वक्राकार पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करता है उस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही आपको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण के परावर्तक तल का जो सेंटर होता है यानी उसका मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। और कभी भी पोल से जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव या पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या वक्रता केंद्र होती है तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को जो रेखा मिलाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब तक क्या देखे, वक्रता केंद्र क्या क्लियर हो गया कि दर्पण जिस गोले का भाग होगा या उसके जो वक्र पृष्ठ है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र से दर्पण की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब दर्पण का जो परावर्तक तल है उस परावर्तक तल का जो अंतिम बिंदु है उसके बीच की दूरी कहिए, ये आपका यानी दर्पण या दर्पण का अंत बिंदु है उनके बीच की न्यूनतम दूरी या वक्र पृष्ठ का जो व्यास है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका द्वारक कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। तो अपर्चर या द्वारक क्या होता है, तो दर्पण के जो आपको इंड पॉइंट है, अंत बिंदु है, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होता है,
आपका उसी को द्वारक कहा जाता है। अब कि दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के आपका ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, वो आपको मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आप देखना है कि मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये समझिए कि किसी दर्पण पर अगर मुख्य अक्ष के जो किरणें समानांतर आती है तो समानांतर आने के पश्चात परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के ये सभी किरणें जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या अगर दर्पण आपका उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें ये तो फैल जाएगी, तो ये किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार आपको ये जवाब होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसमें है, अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, आपका मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस का जवाब क्या बताए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, कहाँ किसमें होगा, ब्रैकेट में अवतल दर्पण में, या मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपका मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ। आपको मुख्य फोकस क्या है तो क्या बताएंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस से जो दर्पण की दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी मुख्य फोकस से दर्पण की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और इस मुख्य फोकस का जो तल होगा वो फोकस तल कहलाता है। लंबवत जो तल लेंगे तो फोकस तल कहलाएगा। तो फोकस दूरी क्या है, तो मुख्य फोकस से दर्पण की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये फोकस दूरी रहा। और एक चीज ध्यान रखना होगा कि फोकस दूरी दर्पण की, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो फोकस दूरी होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या के ही आधे के बराबर होती है। इसलिए दर्पण में यह फोकस दूरी का मान नियत ही रहता है और ये वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर रहती है। इस प्रकार यह गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं